Maharashtra's passed the half mark now and 2 of the phases remain, and today I have with me a very special guest. I have someone who has played an instrumental role in forging unforeseen political combinations in Maharashtra, someone who was recently praised by the Prime Minister for the kind of sacrifices he made for the party, and someone probably one of the only 2 politicians in Maharashtra who has been able to complete an entire term as the Chief Minister, who continues to pivot the Mahayuti alliance in Maharashtra. I have with me BJP's senior leader and Maharashtra's Deputy Chief Minister, Devendra Fadnavis. Sir, thank you so much for speaking to CNN News 18. Thank you so much. We are halfway past. 24 सीटें निकल चुकी हैं, 2 फेजेस बची हुई हैं. सबसे मुख्य जो महत्वपूर्ण बैटल्स हैं, कुछ हो गए हैं, काफी सारे रह गए हैं. क्या लगता है आपको? हाउ डू यू सी the battle for Bharat and how do you see Maharashtra fitting into that puzzle? महाराष्ट्र इसमें क्या लेके आएगा? देखिए, पहला चुनाव ऐसा है कि जिसमें देश एक मन बना चुका है और भारत में दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक और नॉर्थ ईस्ट से लेकर तो आइलैंड तक सब जगह लोगों ने मन बनाया है कि वापस मोदी जी को हमें भारत सौंपना है, और उसकी एक वेव, एक अंडर करंट हमको दिखाई पड़ता है, और वही अंडर करंट या वही मानसिकता महाराष्ट्र में भी हमको दिखाई पड़ती है. तो मेरा पूरा विश्वास है, अभी 24 सीटें हो गई, परसों 12 सीटें और हो जाएगी, फिर हमारी 12 सीटें बचेगी. इन 24 सीटों का मेरा अनुभव ये रहा है कि पीपल आर वोटिंग फॉर मोदी जी. So does this mean that, you know, the kind of slogan that the BJP had given, the Mahayuti had given in the beginning, that it will be a 40 plus or a 45 plus in Maharashtra, and that will add to Mission 400 of the BJP's overall tally. Do you see that picture still in sync? I absolutely see that. मुझे ये लगता है कि पिछले समय हमको 41 सीटें मिली थी, 41 सीट्स. हम लोग उस नंबर को पास करेंगे. हम लोग 41 से ज्यादा सीटें लेंगे और निश्चित रूप से 40 प्लस का जो हमारा नारा है वो मुझे पूरा होता हुआ दिखाई पड़ता है महाराष्ट्र में. सर, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं आप कह रहे हैं कि 40 प्लस एक बहुत ही अनयूजुअल पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन के साथ, इससे पहले राष्ट्रवादी आपके साथ कभी जुड़ी नहीं थी. शिवसेना का एक गुट आपके साथ है, एक गुट नहीं है, और मविया को अगर हम देखें तो वो कह रहे हैं कि हमको कम से कम 30 से 35 सीटें मिलेंगी. तो अगर हम ये समझे कि थोड़ा बहुत इसमें एग्जैजरेशन भी है, इफ वी कंसिडर दैट 25 to 30 इज व्हाट दे आर लुकिंग एट फॉर देमसेल्व्स, हाउ डू यू सी द ऑपोजिशन फेयरिंग इन फ्रंट ऑफ यू? देखिए, मैंने भी सुना पवार साहब ने कहा हमको 35 सीटें मिलेगी, तो मैं पवार साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम 13 सीटें तो हमारे लिए उन्होंने दे दी. मतलब ही हैज बीन वेरी काइंड टू अस कि हैज गिवन अस 13 सीट्स एटलीस्ट. कि महाराष्ट्र में कोई फेरबदल नहीं होने वाला है, कोई बदलाव नहीं होने वाला है. महाराष्ट्र पिछले दोनों चुनाव में मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ और अलायंस के साथ था, इस बार भी रहने वाला है. हाँ, ये जरूर है कुछ कॉम्बिनेशंस बदले हैं. पहले उद्धव जी साथ में थे, अब शिवसेना हमारे साथ में, लेकिन लीडर इज एकनाथराव शिंदे. राष्ट्रवादी हमारे खिलाफ होती थी, अब राष्ट्रवादी हमारे साथ में, लीडर इज अजीत पवार. ऑफ कोर्स शरद पवार जी हमारे खिलाफ लड़ रहे. इस बार एमएनएस भी हमारे साथ में है, और बाकी भी एक बड़ा कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है. तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर जब हम लोग एक पॉलिटिकल अर्थमेटिक को देखेंगे तो उसमें ध्यान में ये आता है कि अल्टीमेटली बीजेपी को एक सेंटर पोल इस रूप में देखा जा रहा है, और हमारी सारी साथ वाली पार्टियां मिलाकर एक बहुत फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन हमने तैयार किया है जो ये चुनाव जीतेगा. Sir, you have yourself held over 70 rallies in the state till now. You're closely inching to a century. By the time we finish the elections, you would have finished 100 rallies. This indicates the kind of confidence that not just the Mahayuti but also the electorate has on you. What do you see in terms of the unusual places where the fights will emerge this time on?
May it be a place like Baramati, where we are seeing that a Pawar is fighting a Pawar and NCP faction is fighting another NCP faction. Extremely unusual fight for the first time. We are seeing in Thane again a Sena versus a Sena battle. Similarly in Kalyan, several such faces. In Mumbai, we are seeing Mumbai South Central. How do you see these battles panning out? For political pundits, ये बारामती का बैटल तो बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप शरद पवार साहब की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए या उनके उस बयान को देख लीजिए, उसका इंटरप्रिटेशन कीजिए कि जिसमें उन्होंने ये कह दिया कि इस चुनाव के बाद क्षेत्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय दल ये कांग्रेस में मर्ज होंगे। तो आप अगर पवार साहब का इतिहास देखेंगे तो जब भी पॉलिटिक्स में वो कमजोर हुए हैं, ही हैज मर्ज्ड इनटू कांग्रेस। फिर जब वापस उन्होंने अपनी ताकत को रीगेन किया तो वो बाहर निकले। ऐसा उन्होंने 3, 4, 5 बार किया हुआ है। तो इसका सीधा मतलब यह है कि कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा है कि बारामती उनके हाथ से निकल गई और बारामती ने अजीत दादा को, अजीत पवार जी को एक प्रकार से साथ दे दिया है। जहां तक आप ठाणे और कल्याण की बात करते हैं, वहां बीजेपी और शिवसेना, शिंदे जी की शिवसेना, हम इतने ताकतवर है कि हम लोग भारी मतों से दोनों जगह जीतेंगे। यानी मैं आपको कहता हूं कि आप ये समझ लीजिए 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख वोटों से हम दोनों सीटें जीतेंगे। और नॉर्थ सेंट्रल की बात जो आप कह रही है, नॉर्थ सेंट्रल हमने 14 में भी जीता, 19 में भी जीता और इस बार हमने वहां पर एडवोकेट उज्जवल निकम जी को सीट दी है। उज्जवल निकम जी को एक नेशनलिस्ट लॉयर के रूप में देखा जाता है। हालांकि उन्होंने बहुत पॉलिटिकल इंक्लिनेशन से कभी काम नहीं किया है, बट ही हैज बीन अ नेशनलिस्ट। एक ऐसे अधिवक्ता वो रहे हैं अपनी पूरी जिंदगी में। ही हैज बीन अ प्रोसिक्यूशन लॉयर। उन्होंने कभी क्रिमिनल की ब्रीफ नहीं ली और देश की प्रमुख केसेस में सरकार की ओर से लड़ते हुए देश के दुश्मनों को सजा दिलाने का काम उन्होंने किया है। But sir, it is the same Ujjwal Nikam who's now being targeted by the Congress, who's being called a traitor because it's been claimed that one of the most decorated and one of the most respected former IPS officers who lost his lives in the 26/11 attacks, Hemant Karkare, died not by the bullets of Kasab or any other terrorist, but by the bullet of another police officer. And that he hid the fact during trial. देखिए, इससे बड़ी बेशर्मी और देशद्रोह दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान की जबान में कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। पाकिस्तान ने यही बात कही थी कि कसाब बेकसूर है। और मैं सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत छोटा सा मेरा सवाल है। घटना हुई 26/11/2008 को। 26/11/2008 से जुलाई 2014, 6 साल तक देश में कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। तो अगर ये बात सच होती तो क्या छुपा कर रखी थी? क्या उन्होंने छुपाई थी? देखिए, इसी प्रकार से पाकिस्तान ने प्रयास किया इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपने आप को डिफेंड करने का, लेकिन वो सफल नहीं हुए, क्योंकि उज्जवल निकम जी ने जिस प्रकार के सबूतों को लाया, और मैं मुख्यमंत्री था उस समय, अमेरिका में जाकर स्पेशल परमिशन लेकर वहां पर जो क्रिमिनल है उन लोगों से, जो इसके मास्टरमाइंड है, जो हैंडलर्स है, उनसे भी सारे सबूतों को उज्जवल निकम जी ने प्राप्त किया और उसके चलते कसाब को फांसी हुई। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान भी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक्सपोज्ड है और इंटरनेशनल कम्युनिटी कहती है कि 26/11 का हमला पाकिस्तान ने किया था। और हमारे देश में अगर कोई ये कहे कि नहीं जी कसाब तो बेकसूर है, और कितने बेशर्म लोग हैं, कसाब को बेकसूर कहते हैं और कहते हैं उज्जवल निकम जी ने कसाब को बदनाम किया। अरे बेशर्मो, तुमको कसाब के
बदनामी की चिंता है। हमारे हेमंत करकरे जी, हमारे कामटे जी, हमारे साळस्कर जी, हमारे तुकाराम ओंबळे जी, जिनको बेरहमी से मार दिया, उनकी शहादत पर आप सवाल उठा रहे हो। ये बेशर्मी है, ये देशद्रोह है। Do you think that this kind of a stance will end up being helpful to Pakistan? 100%, क्योंकि अल्टीमेटली जब ऐसी बातें देश में कही जाती है तो पाकिस्तान तो इंटरनेशनल फोरम पर रखता है कि देखिए उनके ही देश के लोग और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि कसाब ने नहीं मारा है, तो देखो इंडिया झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं किसी को कभी देशद्रोही ऐसा कहता नहीं हूं, लेकिन इस प्रकार की बात करना तो देशद्रोह है। सर, एक तरफ कांग्रेस के नेता ऐसा कहते हैं, दूसरी तरफ हम मणिशंकर अय्यर को देखते हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास बम है तो भारत ने उससे डरना चाहिए। हाउ डू यू सी सच काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स कमिंग इन फ्रॉम कांग्रेस इन जनरल? वी सॉ सैम पित्रोदा टॉक, नाउ वी आर सीइंग मणिशंकर अय्यर स्पीक, वडेट्टीवार स्पोक हियर। हाउ डू यू सी ऑल दीज स्टेटमेंट्स? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। राजनीति में देयर आर अप्स एंड डाउन्स। हमने भी एक्सपीरियंस किया है। एक समय इंदिरा जी की हत्या के बाद 2 सीटें आई थी हमारी, लेकिन फिर भी हमने राष्ट्रवाद नहीं छोड़ा। हमने देश के खिलाफ बातें नहीं की, अपने देश को नीचा नहीं दिखाया। हमने उस समय भी अटल जी के नेतृत्व में, अडवाणी जी के नेतृत्व में देश सर्वोपरि की बात करी, और जब भी आवश्यकता पड़ी तो हम गवर्नमेंट के साथ खड़े हुए अपने देश के लिए। लेकिन 2 बार हारने के बाद कांग्रेस और विपक्ष डैमेजिंग मोड में है। अब इनको न देश की पड़ी है, न समाज की पड़ी है। इनको केवल ये लगता है कि कुछ भी करे और मोदी जी को हटाए, और चुनिंदा गालियां मोदी जी के लिए निकालते हैं। और ये सारी चीजें करते हुए वो ये नहीं समझते कि हमारे देश का वो अपमान कर रहे हैं, इस देश को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई, 2019 के सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की हिम्मत हुई भारत में आतंकवादी गतिविधियां करने की। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि कश्मीर के अंदर 370 हटाओगे तो खून की नदियां बहेगी। हुई किसी की हिम्मत खून की नदियां बहाने की? जिनको अपने देश पर न गौरव है, न जिनको अपने देश का स्वाभिमान है, ऐसे ही लोग इस प्रकार की बात कह सकते हैं। और इसलिए मुझे लगता है, चाहे इनकी बात हो या फिर सैम पिट्रोदा ने जो बात कही, ये तो भारत के जन जन को अपमानित करने वाली बातें। ये दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन है। जिन देशों की वो बात करते हैं, उन देशों में जिस समय सिविलाइजेशन नहीं थी, तब भी भारत में सिविलाइजेशन है। और ये सारे साक्ष्य आज आर्कियोलॉजिकली और डीएनए के माध्यम से भी प्रूव हुए। और आप ये कहते हो कि भारत के उत्तर के लोग अरब से आए हैं, और पश्चिम के लोग और यूरोप से आए हुए, और कोई लोग चीनी है, और कोई लोग अफ्रीकन है। रंग के आधार पर इस प्रकार से भेद करना और भारत की नस्ल को अपमानित करना, ये कांग्रेस पार्टी कहां जा रही है? ये कौन सा चुनाव है? ये कितनी बेशर्मी है? मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने समाज और देश का विचार बंद कर दिया है। सर, आपने बात करते हुए कहा कि प्राइम मिनिस्टर को गाली देना, प्राइम मिनिस्टर को बुरा भला कहना, ये एक सिंगल पॉइंट एजेंडा हो चुका है। We have seen that this has happened in Maharashtra as well. And just yesterday when the Prime Minister was in Maharashtra, he spoke about it. He in fact gave a reply to it. He is being compared to Aurangzeb. He's being called the progeny of Aurangzeb. And, you know, he's being called someone who's trying to come as an advent over Maharashtra to try and conquer Maharashtra. गाड़ने की बात कही जिसके बारे में मोदी जी ने उसको रिप्लाई दिया। तो इस प्रकार के जो कमेंट्स हैं उनको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो बहुत साफ शब्दों में कहूंगा, सम्माननीय उद्धव ठाकरे जी को साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। मैं बहुत इसके साथ कह रहा हूं कि उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। जिस प्रकार के भाषण वो कर रहे हैं, डीरेल हो गए, वो उनका दिमाग डीरेल हो गया है। देखिए, जिस प्रकार की जिस भाषा का उपयोग वो कर रहे हैं,
ये देश के चुनाव में इस प्रकार की भाषा नहीं होती है। ये गली का चुनाव है, ये लोग ग्राम पंचायत के चुनाव का भाषण कर रहे हैं, और जितनी गालियां देंगे उतने लोग मोदी जी को वोट करेंगे। और इन्होंने बाकी लोग जो छोड़े हुए हैं, जो मोदी जी को गाली देते हैं, उनकी औकात ही नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे खुद कह रहे हैं कि मोदी जी के हेल्थ की केयर करनी चाहिए भाजपा ने। बीजेपी शुड टेक केयर ऑफ द हेल्थ ऑफ प्राइम मिनिस्टर, बिकॉज what you have said is exactly what Uddhav Thackeray is talking about the Prime Minister again. That's what I am telling you, that he needs help. He needs a psychiatrist. उनको एक प्रकार से ये जो सरकार बदली है, उसके ट्रॉमा से वो बाहर नहीं निकले। He is living in illusion. एक उन्होंने अपना इल्यूजनरी वर्ल्ड तैयार किया है, जिसमें रहकर वो भाषण कर रहे हैं। मुझे चिंता इस बात की है, देखिए भले ही वो हमारे अपोजिशन पार्टी के हो, पर डेमोक्रेसी में अपोजिशन पार्टी भी थोड़ी तो मैच्योर होनी चाहिए। इतनी इमेच्योरिटी की बात वो करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि ही नीड्स हेल्प। But sir, in this whole campaigning, among the few things that he has said, he has also claimed that you had promised that you will groom Aditya Thackeray to become the Chief Minister of Maharashtra. The entire state of Maharashtra, in fact, with the kind of political developments that have happened in Maharashtra over the last few years, there is extreme curiosity about the political situation in Maharashtra. What had happened behind those closed doors? What were the promises that you gave? अभी मैं तो आपको पूछना चाहता हूं, पहले कहते थे अमित शाह जी ने हमको वोट दिया, अब 6 साल बाद कहते हैं देवेंद्र फडणवीस ने वोट दिया। देखिए एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, सच बोलने के लिए विचार नहीं करना पड़ता, और झूठ बोलने के लिए और झूठ बोलने पड़ते, फिर और झूठ बोलने पड़ते, और झूठ का पर्दाफाश होता ही है। ऐसे इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। इनके साथ कभी भी सीएम पद की बात नहीं हुई थी, ये उनको भी पता है। उन्होंने भी अपनी सभाओं में देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे इस बात को कहा है। हम लोग जब उनके घर गए उससे एक दिन पहले ये तय हो गया था, सीएम के पद के ऊपर कोई चर्चा नहीं होगी, दैट इज क्लोज्ड। हाँ, मंत्रियों की संख्या या बाकी चीजों पर हम लोग जरूर चर्चा करेंगे, वो चर्चा हमने की भी। सीएम पद की कोई चर्चा हुई नहीं, न अमित भाई ने न मैंने कभी उनको कोई वादा किया था। लेकिन जैसे ही नंबर गेम फंसा और सोनिया जी भी तैयार हुई, तो उन्होंने हमारे पीठ में खंजर घोंपा, क्योंकि उद्धव ठाकरे आज से नहीं 2004 से मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। आज नारायण राणे क्यों गए बाहर? क्योंकि 2004 के चुनाव में विधानसभा के बीजेपी शिवसेना की हालत बहुत अच्छी थी, हम लोग सरकार बना सकते थे। लेकिन चूंकि नारायण राणे लीड कर रहे हैं और ये मुख्यमंत्री बनेंगे, इनके पर काटिए, उनके पास के 10, 20, 25 लोगों की टिकटें काट दी उद्धव ठाकरे जी ने। परिणाम ये हुआ, हमारे हाथ से चुनाव निकल गया। तो ये उस समय से उनका सपना था, जो आज जाकर जैसे उनको मौका मिला तो उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया, हमारे पीठ में खंजर घोंपा और वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने बार बार ये बयान दिया था, जिस दिन मेरी शिवसेना को कांग्रेस के साथ जाने की नौबत आएगी, मेरी शिवसेना का दुकान बंद करूंगा। अब मुझे बताइए, उसके बाद कांग्रेस के साथ जाने वाले उद्धव ठाकरे जी, ये उनके संपत्ति के वारिस तो हो सकते हैं, लेकिन उनके विचारों के वारिस नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो नारायण राणे के साथ हुआ वही विचार एकनाथ शिंदे के साथ भी था, और इस वजह से जो महाराष्ट्र में घटा वो हुआ? 100% वही हुआ। देखिए, एकनाथ शिंदे जी एक बहुत ही लॉयल शिवसैनिक है और बाला साहब को मानने वाले हैं। वो कभी शिवसेना से किनारा नहीं करते, कभी बाला साहब ठाकरे या उद्धव ठाकरे जी के शब्दों के बाहर कभी नहीं जाते, चाहे कोई अन्याय सहन करना पड़े। लेकिन जब आदमी के अस्तित्व को नकारा जाता है या चैलेंज किया जाता है, तो आदमी को जीना पड़ता है। वही उनके साथ हुआ। उनको मिनिस्टर के रूप में जब जिम्मेवारी मिली, तो धीरे धीरे उद्धव जी के ध्यान में आया कि जो सारे एमएलएज हैं, एमएलएज को ये संभालते हैं,
उनकी तकलीफों में उनको एकनाथ शिंदे अवेलेबल है, उनकी अड़चने एकनाथ शिंदे दूर करते हैं। एक नेचुरल इंक्लिनेशन एमएलएस का एकनाथ शिंदे जी की तरफ था। उद्धव जी को आदित्य ठाकरे जी को प्रोजेक्ट करना था। उनको एक डर सताने लगा कि एकनाथ शिंदे अगर इतने पावरफुल होंगे और इतना उनका समर्थन बढ़ेगा तो मैं आदित्य ठाकरे को बाद में प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा, और फिर उनका अपमान करना भी शुरू किया। उनके डिपार्टमेंट की बैठक एकनाथ शिंदे जी की सीएम करके अगर उद्धव जी ले तो समझ सकते, सीएम को पावर होते, सीएम नहीं लेते थे। बिना एकनाथ शिंदे को बुलाए उनके डिपार्टमेंट की बैठकें आदित्य ठाकरे लेते थे। और फिर शिंदे जी के ध्यान में आया कि एक और पर काटे जा रहे हैं और दूसरे और कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने से हमारी जमीन भी खिसक गई है, तो हमारा तो अस्तित्व समाप्त होने वाला है और बाला साहब के जो विचार है उसको बचाया नहीं जा सकता। तब जाकर वो बाहर निकले और हमारे साथ आए। लेकिन पिछले 2.5 सालों से तो उनको गद्दार ही कहा जा रहा है। देखिए, मैं साफ शब्दों में कहता हूं, गद्दारी अगर किसी ने की है तो बाला साहब के विचारों से गद्दारी उद्धव ठाकरे ने की है। For more news and updates, all you need to do is follow CNBC TV 18 on all of our digital platforms.